हाय फ्रेंड्स, मैं टी गर्ग आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्योर लर्निंग सेंटर। ठीक है, बहुत दिन से बच्चों का ये डिमांड था कि सर आप बीपीएससी मेंस के लिए कुछ ऐसे मैटर उपलब्ध कराइए जो मार्केट में भी नहीं मिलते आसानी से और किताबों में भी पढ़कर तैयार करने में कठिनाई होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज से आप लोगों के लिए कुछ बीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा कुछ न कुछ मैटर उपलब्ध कराने के लिए इस चैनल पर प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि रोज़ आपको कुछ न कुछ बैक टू बैक जो रेलिवेंट है, जो आने वाले एग्जाम के लिए जो 6वीं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा, करंट के पॉइंट पर और ट्रेडिशनल पॉइंट पर जो कि क्वेश्चन आते हैं, हम उस पर आपको वैसे टॉपिक पर देते रहेंगे जहाँ से कि मैटर कलेक्ट करना कठिन होता है। जैसे 1857 के कारण और परिणाम तो सभी लोगों को मिल जाता है, स्वरूप सभी लोगों को मिल जाता है, लेकिन वीर कुंवर सिंह की भूमिका हो या उसका मूल्यांकन हो, 1857 की क्रांति के महत्व हो, जो कि थोड़ा कठिन है लिखना और इकट्ठा करना मैटर, उस पर हम आप लोगों को मैटर उपलब्ध कराते रहेंगे। बच्चों का डिमांड था कि आप सर कम से कम स्ट्रेटजी बता दीजिए, तो मैं आज पहली जो क्लास होगा हमारा वो बीपीएससी मेंस के पॉइंट से स्ट्रेटजी क्लास होगा। ठीक है, कि इसकी रणनीति क्या हो, एक बेहतरीन रणनीति अपनाकर कम से कम समय में और इतना अच्छा कर दिया जाए कि अधिकतम नंबर जीएस के पेपर में और ऑप्शनल में उठाया जाए। देखिए, बीपीएससी मात्र ऐसा प्रोविंशियल एग्जाम है जो कि पीसीएस के एग्जाम में आप देखेंगे कि सबसे सटीक इसका सिलेबस है और बहुत डिफाइंड है और बहुत आसान है, सटीक भी है और आसान भी है, बशर्ते आपका इसके सिलेबस को लेकर एक रणनीति हो, एक कॉन्सेप्ट हो कि मैं इस पे अच्छा से काम कर सकूं। नहीं तो बहुत से लोग उलझे रह जाते हैं, उनको आइडिया ही नहीं लगता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरह से मैटर इकट्ठा किया जाए और नंबर नहीं उठा पाते हैं, उलझ कर रह जाते हैं। यही हाल सब्जेक्ट में भी है और अभ्रम है कि बीपीएससी में इस नंबर में सवाल उठता, कुछ नंबर आता है उसमें आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जिस भी पेपर में अच्छा से कमांड किए हुए हैं तो एक एवरेज नंबर आएगा। हाँ, वो होता है कि बीपीएससी में हर साल कोई एक विषय को उठा देता है, तो उसमें क्या है कि अतिशयोक्तिपूर्ण नंबर आ जाता है, तो वो किसी साल किसी सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपकी पकड़ ठीक है और सही कॉन्सेप्ट में, सही दिशा में अप्रोच के साथ आपने अपना क्वेश्चन का आंसर लिखा है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा नंबर आएगा जहां से आप टॉप भी कर सकते हैं। तो हम लोग अब शुरू करते हैं अपने बिंदु पर कि क्या हमारी बेहतरीन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, बीपीएससी में ये भ्रम है लोगों का कि नंबर नहीं उठते तो कैसे लिखा जाए, उस सब मतलब बहुत से ऐसे समाज में मिलेंगे, कोचिंग में मिलेंगे आपको, जो कि भ्रमित करते रहते हैं, लेकिन इस पे जाना नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये मेहनत का एग्जाम है, इसमें परिश्रम करिएगा, सही अप्रोच और सही दिशा के साथ आगे बढ़िएगा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक लाइन के साथ में अपने इस कक्षा कार्यक्रम को शुरू करते हैं कि कुछ भी किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस यही है कि आप कोशिश करते रहिए, आपके हाथ में कुछ है भी नहीं सिवाय मेहनत करने के, कर्म करने के और कोशिश करने की। रही बात जीएस के, तो देखिए जो बीपीएससी का जीएस है अब बहुत डिफाइंड हो चुका है, बहुत ही परिभाषित है और इसका सिलेबस मार्केट में उपलब्ध ही रहता है, बहुत ही डिफाइंड है। तो जीएस में जो है मुख्य रूप से एक पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है हिंदी का, जो कि जीएस से थोड़ा इतर है, मतलब एक कंपलसरी पेपर होता है पहले, ऑप्शनल के अलावा एक पेपर होता है वो कंपलसरी होता है, जो 100 नंबर का हिंदी का होता है, उसमें मात्र आपको क्वालिफाइंग होना होता है। ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चे जो अभी नहीं जानते हैं कि इसके लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ नहीं, आप जितना हिंदी जानते हैं उतना में हो जाएगा। इसको लेकर फर्स्ट जो हिंदी का जो क्वालिफाइंग है, ठीक है,
जो हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर है उसको लेकर किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। एकमात्र आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, और भी 3 घंटे का इसके लिए समय मिलता है, आराम से आप करिएगा तो आपका हो जाएगा। इसको लेकर किसी को किसी भी प्रकार का दुविधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि क्वालिफाइंग है, जब तक इसमें आप पास नहीं करिएगा आपका बाकी पेपर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसलिए इसको इस सिंसियरिटी से जरूर लीजिएगा कि आप पास हो जाएं, ठीक। अब हम आते हैं जीएस फर्स्ट पेपर। जीएस फर्स्ट पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट पेपर यही है जहां से कि सिलेक्शन का रास्ता खुलता है, मतलब सफलता असफलता के बीच का जो कड़ी है वो जीएस फर्स्ट पेपर ही है। अगर यहां पर आपने एक सही रणनीति के साथ सही काम कर लिया तो आपका कॉलिंग तो हो जाएगा, ये मैं गारंटी इसका लेता हूं, ठीक है। तो जीएस में पहले बात बता दूं कि 2 पेपर होता है, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड, ठीक। जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड 2 पेपर होता है। 300 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का, दोनों यानी कि 600 का आपका जीएस पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, ठीक। आज मैं जो है पेपर फर्स्ट पे डिटेल में आपसे बात करूंगा, क्योंकि अगर सेकंड का भी कर दूंगा तो बहुत वीडियो लेंदी हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो इसलिए एक एक करके देखिए। आज का जो मेरा पेपर होगा वो फर्स्ट पेपर पे फोकस रहेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी कि ये जो है जीएस फर्स्ट है वो सफलता यानी कि कॉलिंग होने या ना होने के बीच का एक कड़ी है। अगर इस पे अच्छा से काम कर लिया जाए और तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोर उठाया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं जीएस फर्स्ट पेपर पे, ठीक। जीएस फर्स्ट पेपर में जीएस फर्स्ट पेपर में क्या करना है आपको, देखिए मैं बताया कि 300 नंबर का होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि कितने नंबर का होता है, 300 नंबर का होता है। इसके 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, माने 3 खंड होता है, खंड ए, खंड बी, खंड सी और ब स, ठीक। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन आते हैं। जो सेक्शन 1 है वो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर होता है, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर होता है। देखिए यहां जो है पेपर फर्स्ट में नंबर उठाना, मैं बार बार कह रहा हूं आसान है, क्योंकि यहां पे बड़ी डिफाइंड टॉपिक है, बहुत सुनिश्चित टॉपिक है जहां से कि आप बेस्ट कर सकते हैं। अब कैसे बेस्ट कर सकते हैं मैं इस पे आपको लेकर आता हूं, ठीक है। जो हिस्ट्री का खंड है, मतलब खंड ए जो है, उसमें 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। हिस्ट्री के खंड 1 में यहां पर जो है खंड ए में 6 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। पहली बात तो विकल्प ज्यादा है, 6 में से 3 चुनना है, लेकिन हम लोग ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको 6 से 5 मिल जाएगा। तो इसमें जो है एक, अब जो ए पेपर है इसमें एक खंड होगा, वो होता है संस्कृत, कला एवं संस्कृति का, कला एवं संस्कृति। हम अपने सुविधा अनुसार बांट कर पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक खंड इसमें विद्रोह का कर लीजिए, ठीक, और एक खंड आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक। ये 3 खंड में अगर आप पढ़ते हैं बांटकर तो आपका जो है वो बहुत आसान हो जाएगा तैयारी करना। जीएस के खंड 1 का, फर्स्ट पेपर के खंड 1 का, जिसमें कि हिस्ट्री आता है, जिसमें कि 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 3 करना होता है, ठीक है। इसमें देखिए कला एवं संस्कृति में एकदम से डिफाइंड है, हर साल अभी तक का जो ट्रेंड है उसमें हर साल
क्वेश्चन आया है। पटना कलम, इसमें कौन कौन है? पटना कलम चित्रकला, पाल कला और मौर्य। ठीक है, ये तीन ही है जो आपके सिलेबस में है और तीन में से एक क्वेश्चन आना तय है। कितना आसान है कि तीन को रट लीजिए, आपको 38 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा। आपको बेस्ट इसमें से हमारे यहाँ मैटर भी उपलब्ध है, जो कि बच्चों के डिमांड के अनुसार हम लोग भेजते हैं उनको, या हमारे यहाँ इसका वीडियो भी है, वीडियो क्लासेज भी उपलब्ध है। उसके अलावा अगर आपको कहीं से मैटर मिल जाए, बहुत से मार्केट में भी मैटर होते हैं इसके, तो आप कहीं से किताब कॉपी मैटर से लेकर आप पढ़ सकते हैं। मतलब कि ये रणनीति कितना अच्छा पार्ट है कि मतलब अगर इसमें अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो आप 25% इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि जो आ गया है उसको आने के चांस कम होते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं आएगा, रिपीटेशन होता है और आगे भी होगा, लेकिन आपको इसमें भी एक एलिमिनेट करने के चांस मिलते हैं 25%, 75% नहीं। यानी कि केवल 2 पढ़िए और चांस है कि आपको उसी में से फंस जाएगा और 38 नंबर आ जाएगा। ठीक, सेकेंड पार्ट में विद्रोह मैं अपने पॉइंट से अपने क्लास में पढ़ाता हूं, जिससे इसमें संथाल विद्रोह, ठीक है, मुंडा विद्रोह और चंपारण। देखिएगा घूम फिरकर आपको यहां पर क्वेश्चन मिलता रहेगा, घूम फिरकर मॉडर्न हिस्ट्री से यहां पर आपको क्वेश्चन, ठीक है, मिलता रहेगा। तो इस तरह से यहां पर भी एक सटीकता आ जाती है कि एक क्वेश्चन यहां से मिलने के पूरे चांस रहते हैं। ठीक है, फिर आधुनिक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है कि 3 थिंकर हैं मुख्य रूप से। आप यहां पे गांधी, नेहरू और टैगोर, उनको पढ़ लीजिए। ठीक, वहां से आपको एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। उसके अलावा अगर बचता है तो नेशनल मूवमेंट का जो पार्ट है, जैसे गांधीयन आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत में शिक्षा का विकास और उसका विवाद, इस तरह से, और बिहार के संदर्भ में सब चीजें जब भी देखिए आप, तो इस बात का ध्यान रहे कि जो भी आप क्वेश्चन देखें, एक चीज उसमें हमेशा रहे कि बिहार के संदर्भ में देखें कि बिहार में उसकी भूमिका क्या थी, उस आंदोलन का बिहार में क्या प्रभाव पड़ा, बिहार ने कैसे उस आंदोलन को प्रभावित किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ेंगे यहाँ पर आधुनिक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी, नेहरू, टैगोर को छोड़कर आप बिहार के संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिलने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, गांधी, नेहरू, टैगोर, एक राष्ट्रीय आंदोलन से, तो 2 यहां से, एक यहां से, एक यहां से, मतलब 4 क्वेश्चन आपको तय है कि मिल रहा है। फिर मिसलेनियस इसमें करिएगा, कभी राष्ट्रीयता का उदय पूछ लेता है, कभी आप देखिएगा तो किसान आंदोलन कारण एवं स्वरूप पूछ लेता है। तो इस तरह से अगर आप पढ़िएगा तो यहां से 6 क्वेश्चन तय है, 6 में से 5 मिलना तय है, जिसमें से आपको करना है 3 क्वेश्चन, 38 नंबर का। और यहां से जो 114 नंबर का क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री वाला पार्ट से, उसमें से आप बहुत आसानी से 70% के लगभग नंबर उठा सकते हैं। तो यहां पर एक रणनीति यही होती है कि देख लीजिए, बहुत आसान है। कला एवं संस्कृति वाला पार्ट, विद्रोह वाला पार्ट, आधुनिक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें 3 थिंकर भी शामिल होते हैं। ठीक है, यहां पर आपको अब आता है सवाल कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि इसकी विशेषता आएगा, महत्व आएगा, यहां से क्वेश्चन ऐसे ही उठते हैं। विद्रोह के कारण, स्वरूप एवं परिणाम बिहार के संदर्भ में, जो विचारक हैं उसमें लड़का फंस जाता है, सर क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं। देखिए, विचारकों में बहुत पेट क्वेश्चन है, जैसे गांधी जी आप पढ़ रहे हैं, गांधी जी को हमेशा तैयार करना चाहिए, क्योंकि गांधी की रेलेवेंसी तब भी थी, आज भी है और आने वाला समय में भी रहेगी। इनकी प्रासंगिकता कभी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि दुनिया जिस तरह से अहिंसावादी होते जा रहा है, जिस तरह से बदलाव हो रही है, उसमें गांधी जी की विचारधारा बड़ी फेमस है। इसलिए हर साल परीक्षा में ये रहेंगे ही रहेंगे। जिसे गांधी की अहिंसा संबंधी, जिसे गांधी जी आप पढ़ रहे हैं, तो गांधी के कौन कौन से टॉपिक हिट करना चाहिए,
पढ़ना तो संपूर्ण चाहिए, लेकिन हिट कौन सा करना चाहिए? तो जो हिट करने वाला है वो है इनका सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा संबंधी इनकी विचार, सत्य एवं अहिंसा, सत्याग्रह, साध्य एवं साधन का इनकी अवधारणा। साध्य क्या थे? क्या गांधी साध्यवादी थे या साधनवादी थे या दोनों थे? आपको इसको देखना चाहिए। इनकी ईश्वर संबंधी एक विचार भी है, इसमें उनके नैतिकता की भी बात की जाती है। तो गांधी जी के इतना ही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, हिट करने लायक है, वो आपको करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको जब नेहरू जी को देख लेना चाहिए, तो नेहरू जी में 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इनके अंतर्राष्ट्रीयवाद पर क्या विचार था, राष्ट्रवादी विचारधारा इनकी कैसी थी, इसके अलावा उनकी विदेश नीति, ये सब 3 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है। उसी तरह नेहरू जी, टैगोर जी की अंतर्राष्ट्रीयवाद, मानवतावाद, ये सब जो उनकी विचारधारा थी, आप उस पर हिट करके पढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा और लगभग यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी देखिए 114 में आपको इजिली मैं मैटर भी उपलब्ध करा देता हूं और यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि आप क्या करें, इसको अच्छे से पढ़ लें। अब हम इसके आते हैं सेक्शन B1 पार्ट में, ठीक। तो इसमें सेक्शन बी में क्या पढ़ना है आपको, हम इस पे देखते हैं थोड़ा, ठीक। जो फर्स्ट पेपर का सेक्शन बी है, जो खंड बी है, उसमें देखिए उसमें क्या आता है, उसमें आता है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। क्या क्या आता है? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान संदर्भ में वर्तमान घटना क्रम आपको देखना होता है, जिसमें 5 क्वेश्चन रहेगा और आपको इसमें से 3 क्वेश्चन करना होगा, यानी कि 114 नंबर का ये भी रहेगा। बहुत आसान है। इसमें 2 प्रकार से कॉन्सेप्ट होता है। एक तो परंपरागत होगा, बेसिक, जो आधारभूत होगा, और दूसरा उसको करंट से रेलिवेंट करना होगा, ठीक है। आपको करंट से उसको जोड़ना होगा, यही होता है। एक उसका हर, जब भी भारत पाकिस्तान संबंध पढ़िए, भारत बांग्लादेश पढ़िए, पड़ोसियों के साथ या महाशक्तियों के साथ, जैसे अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, फ्रांस के साथ, रूस के साथ, तो एक हमारी परंपरागत इन लोगों के प्रति विचार है, उसको बेसिक रखिए और उसमें ऐड करते रहिए जो घटनाक्रम चल रहा है। जैसे भारत चीन का डोकलाम विवाद चल रहा है, गलवान घाटी का विवाद चल रहा है, तो इस तरह से क्या करना है आपको, उसमें अपडेट होते रहना है। डे बाय डे का एक थिंकिंग, विचार का एक पूंजी है। क्या है? एक पूंजी है। इसमें बहुत आसान है और इसमें हम बीच बीच में आपको मैटर गेस्ट देंगे, जो परीक्षा के टाइम आ जाएगा, और हम मैटर उपलब्ध कराते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे 5 मिनट 10 मिनट का पर डे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है। 114, 228 नंबर का इजिली आप लिख कर ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां से आप 70% उठाने का प्रयास करिए। 70% नंबर अगर आप उठा ले रहे हैं, क्योंकि ये रटे रटाया सटीक नोट्स के माध्यम से लिखा जा सकता है। इसका जो तीसरा पार्ट है वो चैलेंजिंग है। वो क्या है कि किसी किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसके सेक्शन 3 में आते हैं, ठीक। जीएस के जो सेक्शन 3 है, जहां स्टैटिक्स आती है, ठीक। खंड 100 में सेक्शन सी में क्या आता है? सांख्यिकी आता है। सांख्यिकी वाला पार्ट में हम देखते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जिसमें 2 क्वेश्चन रहेगा, आपको 2 करना होगा, ठीक। देखिए इसमें 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं। इसमें 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक वो स्टूडेंट जो इसको 72 को 72 इजिली बना लेता है बिना समय गंवाए, कम समय में सटीकता के साथ, और अपने घर पर भी उसको मैथ इतना आता है कि बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होता है।
जो पहले प्रकार के स्टूडेंट हैं जिनको खूब स्टैटिक्स आती है, इनको काट दीजिए। ये एक्सेप्शनल है। एक क्या होता है कि कुछ लोग होंगे 100 में 2-3 ऐसे होंगे, इनसे ना तो मेरिट डिसाइड होगी ना ही इनसे कोई नंबर होगा, ठीक है। दूसरे प्रकार के स्टूडेंट वो होते हैं जो मेहनत करें तो बना ले जाएंगे, क्योंकि असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और मेरी पहले ही लाइन थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप मेहनत करते हैं लेबर के माध्यम से, इस 72 में मैं तो नहीं कहता कि आप 72 बना लेंगे, क्योंकि बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच मैं बता रहा हूँ। जिनको मैथ नहीं आता है, जो मैथ बनाते बनाते उलझ जाते हैं, जिनका आत्मविश्वास उस विषय में कमजोर है, उनसे 72 की आशा हम नहीं करते, न उनको हम सुझाव देते हैं कि आप 72 बनाइए। अदरवाइज यहाँ पर जो जीएस का खंड ब और अ है, उसमें आपको समय नहीं बचेगा और यहाँ पे क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो जिनको एवरेज मैथ आता हो वो क्या करें कि प्रयास करें उनको कि पूरा नंबर का नहीं, मिनिमम 40 नंबर का सही में सही बना लें। ज़्यादा बनाएंगे तो उलझने का चांस बन जाता है, अगर ज़्यादा बना लेते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान रखिए कि 72 में 40 नंबर का आप बनाइए और प्रयास करिए कि जो जितना आता है उतना ही बनाकर बाकी समय अपने जीएस वाला खंड के लिए बचा लें। 72 बनाइएगा तो 1 घंटा के अंदर आप जो है इसको बना सकते हैं, 45-50 मिनट में। आपके पास 2 घंटा 10 मिनट बचता है, जो आप पूरा का पूरा एनर्जी हिस्ट्री वाला और करंट वाला चैप्टर पे लगा सकते हैं, ठीक है। और यही रणनीति सटीक है जिनको कि मैथ नहीं आता है, जिनको स्टैटिक्स बनाने में प्रॉब्लम है, संपूर्णता पे जाएंगे वो फंस जाएंगे और नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यही आप रणनीति अपनाइए। और इसके लिए क्या है कि जब आप क्वेश्चन परीक्षा में लिखते हैं तो देखिए प्रेशर में रहता है आदमी, बहुत सी चीज़ें याद आती हैं, बहुत से भूलती हैं। तो वहाँ क्या करिए कि एक रणनीति पहले इसको आप लिख लीजिए, जीएस वाला पार्ट को इत्मीनान से। ध्यान रखिए कि 2 घंटा में सेक्शन 1 और 2 को हमको पूरा कर लेना है। 1 घंटा बनाइए और जितना आप बना सकते हैं 72 बनाइए, प्रयास करिए 72 कि जितना आप बना सकते हैं उतना बनाइए, लेकिन 1 घंटा इसके लिए स्टैटिक्स के लिए बनाइए। अगर इसमें नहीं बनाते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। वैसे मैं जानता हूं कि हमारे बहुत से बीच के लोग हैं जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को ही लिख कर 136 नंबर 138 नंबर तक लाए हुए हैं, ठीक है, और स्टैटिक्स 1 नंबर का भी नहीं बना पाए थे। तो अगर आप इसमें 138 नंबर में 40 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 8 4 3 7 178, ठीक है। 178 80 नंबर हो जाता है और आपकी कॉलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यही स्ट्रेटजी अपनाइए, ये स्ट्रेटजी अपनाइएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है, अब जहाँ तक स्रोत का बात है, मैटर का है, तो जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको उपलब्ध कराते रहूँगा, जो कि मैटर उपलब्ध, जहाँ से मैटर जुटाना लिखना कठिन हो, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।